अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी विश करेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। इस दुआ के साथ कि आज का दिन आपका रहमत और बरकतों भरा हो। आज के दिन से भरपूर फायदा उठाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि उन लोगों तक पहुंचे जिनको आपकी जरूरत है, ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशी में मजीद इजाफा हो जाए। अच्छा जी, इस दुआ के साथ ही आगे हम बढ़ते हैं और हमारे पास बहुत सारी खबरें तो होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है। हमारी मैं आपको एक खबर देती हूँ, चले। अच्छा ओके। आपको पता है पंजाब में जो वैक्सीनेशन है, हम बार बार कह रहे हैं कि बड़ी एफिशिएंट जा रही है हमारी गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के। इतनी एफिशिएंट हो गई है कि लंदन में बैठे जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनको पंजाब के एक हॉस्पिटल में वैक्सीन लगी है। उन्होंने पता ही नहीं, उन्होंने वैक्सीन लगी है। ये बड़ी जबरदस्त कल स्टोरी आई है जी, और हमारे अखबार में भी आज छपी है कि उनको लाहौर के, यानी कि नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म को लाहौर के एक अस्पताल में वैक्सीन लग गई और ये जाली एंट्री हुई। इस पर 2 मुलाजिम मुअत्तल कर दिए गए। FIA इसको तहकीक कर रहा है और जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है उसको भी कब्जे में ले लिया गया। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, और NCOC का रिकॉर्ड कर रहा है कि कुछ भी मतलब नवाज शरीफ साहब को लगा दिया अपने वैक्सीन। लेकिन ये वैसे ना इमरान, तो बहुत सारी चीजें मुअत्तल तो किया ना मुलाजमीन को, लेकिन मैं इसको बहुत फनी अंदाज में देख रही हूँ कि आप जितनी बात कर रहे हैं कि वो बेचारे लंदन में बैठे हुए वहाँ पे वैक्सीन लगाएंगे, यहाँ पे आपने उनको रजिस्टर भी कर दिया। लेकिन एनीथिंग इज पॉसिबल, यू नो, कुछ भी हो सकता है। खैर, आगे बढ़ते हुए, टाइम चूंकि कम है, डेंगू के हवाले से इस वक्त बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। कोरोना से निकले डेंगू में फंसे पाकिस्तानी अवाम की सूरत हाल इस तरह से है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब तो कह रहे हैं कि जी हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, हम इस पे एहतियात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात अच्छे नहीं हैं। अपने घर के पास पानी मत खड़ा होने दीजिए, मच्छर की अफजाइश को रोकिए, स्प्रे कर सकते हैं तो इस पे बचत मत कीजिए, स्प्रे जरूर कीजिए। और सफाई इसका वाहिद हल है। और डेंगू स्प्रे वैसे भी गवर्नमेंट भी कर रही है घरों में जाके, लेकिन आप भी प्रेफर करें कि डेंगू स्प्रे करवाएं। और इसके साथ पानी, जिन जगहों पे आप देखते हैं कि आपने वाटर कूलर्स रखे हुए हैं, वैसे कोई चीज है वहाँ पानी खड़ा ना होने दें। बारिश भी हो रही है, एग्जैक्टली, डेंगू से आपने बचना है और खुद भी मतलब एहतियात करनी है। चलें जनाब, आज के शो में बहुत कुछ है, सेगमेंट्स भी हैं, खबरें भी हैं, कुछ सियासी खबरें भी होंगी। आज बारिश जो कल कराची में, उसके बाद से बात करनी है, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। 2 घंटे की बारिश ने शहर कायद में सफाई के तमाम दावों को पानी में बहा दिया। पूरा शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दुनिया में कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में भी महंगाई हुई। वजीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि बड़ा माफिया कहता है कि हमें NRO दो, बाकी मुजरिमों को पकड़ो। पंजाब में डेंगू ने पर फैला लिए। केसेस की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। साबिक गवर्नर रफीक रिजवाना और सूबाई वजीर महमूद रशीद भी डेंगू का शिकार हो गए। बच्चों में कैंसर के बढ़ने की वजूहात और इलाज के लिए शऊर बेदार करना वक्त की अहम जरूरत। प्रोग्राम में बच्चों के कैंसर के हवाले से खुसूसी तौर पर बात होगी। सोचो के तूफान से कैसे छुटकारा पाया जाए, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद मिलवाएंगी वड़ा पाव का फूड स्टॉल लगाने वाले MBA पास उमर अयूब से। वैसे तो जब ज्यादा बारिश आता है तब ज्यादा पानी आता है, लेकिन कल थोड़ा बारिश आया लेकिन पानी ज्यादा आया, बहुत पानी आ गया। और शहर कायद की इंतजामिया के हवाले से तो आपको बताएंगे कि नाकिस कारकर्दगी से एक बार फिर बाराने रहमत कराची वालों के लिए जहमत बन गई। सिंध और वफाकी हुकूमत की जानिब से अगर हम बात करें तो कराची के बड़े नालों की सफाई भी की गई थी और कराची की बेहतरी के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन जब बारिश ज्यादा होती है तो फिर पानी भी बहुत ज्यादा आता है और तमाम दावे पानी में बह जाते हैं। गुज़िश्ता रोज भी शुरू होने वाली बारिश के नेक्स्ट पहले कराची का हुलिया तब्दील करके रख दिया। चंद घंटों की बारिश से शहर की जो गलियां हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगी। नदी नाले और गटर उबल पड़े, जबकि गाड़ियां जो हैं तिनकों की तरह तैरती रहीं। सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिससे कई इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। इसके बायस मुझे ऐसा लगता है कि हर साल हमें ये दोहराना पड़ता है। ये ऐसे ही होता है हर साल। शदीद परेशान रहे कल भी कराची के शहरी। महकमा मौसमियात ने कल हमने आपको बताया था कराची में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला 25 सितंबर तक जारी रहेगा। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है और हमारे साथ है। हाँ जी, हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है काशिफ हुसैन, उनको हम खुश आमदीद भी कहेंगे। काशिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमने अभी शुरू में ये बात की कि जब भी कराची वाले बारिश के लिए दुआ करते हैं तो साथ ये दुआ भी क्या करें कि ये बारिश जो है इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की वजह से जहमत ना बने, रहमत ही रहे। कल की कुछ बारिश कराची वालों को अच्छी नहीं रास नहीं आई, जिस तरह से हमने इंतजामिया की कारकर्दगी देखी। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से?
जी बिल्कुल, कराची के जो शहरियों की आपने मुश्किलात का जिक्र किया। जब हम छोटे करते थे, बारिशें होती थी तो लोग झूम जाते थे, घरों में ख़ास किस्म के पकवान बनाए जाते थे, लोग सावन के गाने गाना शुरू कर देते, पुरानी बड़ी बूढ़ियाँ। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब बारिश की पेशनगोई होती है, कराची के शहरी परेशान हो जाते हैं, दहल जाते हैं। बारिश जब शुरू होती है, उनकी माएँ जिनके बच्चे सड़कों पर होते हैं, वो दुआएं कर रही होती हैं कि हमारे प्यारे खैरियत के साथ घरों को लौट आएँ। करंट लग जाते हैं, हलाकतें होती हैं, गढ़ों में लोग गिरते हैं, गाड़ियाँ फंसती हैं। तो अब वो जो बारिश का जो चार्म था, खूबसूरती थी, वो शायद ख़त्म हो गई है। हम वो शायरी भी भूल जाएंगे जो कि बारिश से मुताल्लिक शायरी हुआ करती थी मौसम की। तो ये तमाम सूरत हाल शायद हुक्मरानों के लिए अभी भी इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। कुदरत को शायद रहम आया है हमारे कल से जिस वक्त से बारिश हुई है ना, उसके साथ ही एक इल्जामात की बारिश भी हुई है। जो पीटीआई के एमपीएस बाहर निकले फील्ड में, कराची सिंध हुकूमत पे इल्जामात लगाए, और जब मुर्तजा वहाब साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो निकले तो उन्होंने कहा जी जो आपने ट्रैक बनाया नागन चुरंगी पे ग्रीन लाइन का, उसमें जो कि सीवरेज का सिस्टम अच्छा नहीं था, इसकी वजह से नागन चुरंगी डूबी। और विफाक ये कह रहे हैं कि हमने महमूदाबाद, कुरंगी, गुज्जर नाला ये हमने साफ किए, जो सिंध गवर्नमेंट ने करने थे वो नहीं किया। आप क्योंकि कोरेस्पोंडेंट है, आपकी क्या इस हवाले से ऑब्जर्वेशन है, कौन ठीक कह रहा है इस मामले पे? अच्छा देखिए, एक बुनियादी मसला कराची का है कि तकरीबन 16,000 टन कचरा निकलता है, सड़कों पे डाल दिया जाता है, घरों से निकाल के गलियों में डाला जाता है। शहरी भी जिम्मेदार है, गलियों से सड़क पर जब बारिश होती है सारा कचरा जो है पानी के निकासी के रास्तों में जाके उन रास्तों को चौक कर देता है। आप चाहे नाले साफ करते रहें, नदियाँ साफ करते रहें, शहर को रोजाना रूटीन के मुताबिक आप ये 16,000 टन कचरा नहीं उठाएंगे तो हर बारिश चाहे वो मामूली क्यों ना हो, यही सूरत हाल होगी। आपने बात की ग्रीन लाइन ट्रैक की, मेरे सीधे हाथ पे वो ट्रैक है। हम ये देख रहे हैं मुसलसल बारिशों में जब भी बारिशें शहर के शुमाली इलाकों में होती हैं, सुरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजाबाद, ये ट्रैक ही जो है वो मसाइल का सबब बन रहा है। तकनीकी तौर पर इस ट्रैक के अंदर खामियां हैं। 27 अरब रुपए का ये ट्रैक बना है लेकिन अभी भी नामुकम्मल है। कुछ रोज पहले भी हमने मॉर्निंग शो में दिखाया था कि इस ट्रैक के साथ पानी की निकासी का काम अभी भी जारी है। हुआ यह है कि इस ट्रैक ने सड़क को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये मेरे उल्टे हाथ पे बरसाती नाला है, सीधे हाथ पे ट्रैक के उस तरफ दूसरा रास्ता है। बीच में ट्रैक तकरीबन 2 से 2.5 फीट ऊंचा है, तो बरसात का जो पानी है वो नाले तक नहीं आ पाता और एक ही जगह ठहर जाता है, ना सिर्फ सड़क पर बल्कि ट्रैक के ऊपर भी। तो ये सूरत हाल और परेशानी तकनीकी खामी की वजह से शायद शहरियों को उठानी पड़ेगी। तो अभी काशिफ, अभी हमने देखा कि जब जैसे बारिश हुई और हमने पिछली बारिशों में भी देखा, जब कराची में थोड़ी बहुत भी बारिश होती थी तो लोग सड़कों मतलब इंतजामिया की जानिब से दावे की जी हमने बेहतर की, हमने इस सूरत हाल को बेहतर किया, हमने सफाई करा दी। तो ये जो क्रेडिट लिया जा रहा है और एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की जा रही है, इसकी क्या सूरत हाल है? वफाक सिंध पे कहती है, सिंध वफाक पे कहता है, तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? जी देखें, कराची बदकिस्मती के साथ कराची में पहले कराची तशद्दुद और बदअमनी का शिकार रहा 3 दहाइयों तक, और हम उस वक्त लाशों पर सियासत करते थे। यही सियासी जमातें थी जो कहती थी, और अब इस पे बयानबाजी मुसलसल हो रही है। काशिफ, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए, आपने हमें इस सूरत हाल से आगाह किया। कल भी आगाह करते रहे, हमारी तमाम टीम ही इनफैक्ट फील्ड के अंदर थी। अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ महंगाई के हवाले से। तो पिछले कई अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि महंगाई गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई और दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। गवर्नमेंट की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। तसलसल के साथ वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास भी हो रहे हैं। गरीब तबके को सब्सिडी देने का ऐलान भी किया गया है। चीनी, घी, आटा और दालों समेत कई अशाई ज़रूरिया है उनको सस्ती करने का ऐलान भी किया गया। टैक्स चोरों को पकड़ने और टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया और ऑर्डिनेंस के मुताबिक टैक्स चोरी साबित होने पर सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे और टैक्स से मुतालिक गलत मालूमात फराहम करने पर कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल सजा होगी। लेकिन इन तमाम इकदामात के बावजूद महंगाई कंट्रोल होती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। शरह सूद को बढ़ा दिया गया है। जो अमेरिकन करेंसी है, डॉलर है, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल जो कहा जाए मंदीश का शिकार है और वफाकी वज़रा का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में अभी भी महंगाई खित्ते के दीगर मुल्कों के मुकाबले में कम है। पेट्रोल के हवाले से भी यही दलील हमें दी जाती है कि पेट्रोल भी बाकी
ममालिक से सस्ता है। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं, जिनसे हम पूछते हैं कि इन्फ्लेशन इतनी क्यों है। सवाल तो इनसे बार बार पूछा जाता होगा। चीमा साहब, वेलकम टू एक्सप्रेस। बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमें वक्त दिया और ज्वाइन किया। एक बात हमें मालूम है कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है बैनुल अक़वामी सतह पर, यह भी हमें मालूम है कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ी हैं, इस वजह से ये महंगाई है। लेकिन कहीं ना कहीं रिलीफ देना एक गुड गवर्नेंस की निशानी होता है, हुकूमतों का काम होता है, जिसमें मुकम्मल तौर पर अब तक की हुकूमत नाकाम नजर आती है। और ये हम नहीं कहते, ये एक आम शहरी कहता है। शेख रशीद साहब कल एक टीवी चैनल पे कह रहे थे कि एक खातून किचन में ये फैसला करती है कि गवर्नमेंट की इकोनॉमी कैसी है तो वो खवातीन खुश नहीं है। आप क्या कहेंगे सूरत हाल के ऊपर और इस सारे मामले के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ना आप कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब की बात करूंगा, ना आपकी करूंगा, ना आवाम की करूंगा। मैं तो बात करूंगा फिगर की, कि फिगर क्या कहती हैं। और फिगर ही सबसे बड़ी सच्चाई है, उसके आगे कोई सच्चाई खड़ी नहीं होती, वो मान पड़ जाती है। लेकिन बात तो फिगर की करें, स्वीपिंग स्टेटमेंट तो ना दें। ये है कि आप इस वक्त दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, स्वाय वो मुल्क जो तेल के नेट एक्सपोर्टर हैं, उन मुल्कों के अलावा, वो तकरीबन 18 मुल्क बनते हैं, उन 18 मुल्कों के अलावा हम तमाम दुनिया से तेल सस्ता बेच रहे हैं। और सस्ता बेच रहे हैं उन मुल्कों से भी जिनकी इनकम, जिनकी पर कैपिटा इनकम हमसे कम है। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 50 मुल्क हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम हमसे कम है, और हम उनसे तेल सस्ता बेच रहे हैं। और फिर ये हो गया आपका इंटरनेशनल एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस आपका ये है कि यहाँ रिसेंट जो 2 गवर्नमेंट्स गई है, एक नवाज शरीफ साहब की गई है और एक जरदारी साहब की गवर्नमेंट गई है। जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने 5 साल में जो औसत तेल बेचा है वो 89 सेंट पर लीटर बेचा है, और यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने जो औसत तेल बेचा है वो 78 सेंट बेचा है। हमारे 3 साल में एवरेज आज निकालने फिगर की बात है, सामने है, रिसेंट पास्ट है, कोई दूर की बात नहीं कर रहा मैं। हमने 67 सेंट पर तेल बेचा है। और फिर अगर परचेज प्राइस की बात करें, फिर भी आपको समझ आ जाएगी कि आपने जैसे खुद ही एक बात कर दी कि जी सारे इस वक्त दुनिया में तेल महंगा है। एनर्जी की कास्ट ऑलमोस्ट 90% से लेके 120। तो चीमा साहब, हम ये समझे कि हम इस वक्त पिछले 15 सालों के सस्ते तरीन दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जरदारी महंगे थे, नवाज शरीफ साहब भी महंगे थे, हम इस वक्त सस्ते तरीन दौर से गुजर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं। लेकिन आपने देखें, जो भी चीज करनी है, जो भी चीज देखनी है, वो आपने कंपैरेटिवली देखनी है। आइसोलेशन में आप कोई चीज नहीं देख सकते। मसलन जस्ट मैं आपको बताता हूं कि आप कह लें जो मुशर्रफ साहब के दौर, जब उन्होंने स्टिक पकड़ाई, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ जब यहाँ पे आए सूबाई चीफ मिनिस्टर, 19 रुपए किलो उनको आटा मिला। 19 रुपए किलो आटा मिला। शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ से छोड़ के गए, 38 रुपए छोड़ के गए। अब यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब 38 रुपए का था, इंडिया में आटा कितने का था, ये देखने वाली बात है। आज हम आटा बेच रहे हैं 55 रुपए का। इंडिया में कितने का, देखने वाली बात है। एक गरीब आदमी अपनी तनख्वाह चीमा साहब क्यों नहीं देखेगा? वो इंडिया या बांग्लादेश क्यों जाएगा? आप क्यों हमें इंडिया या बांग्लादेश भेजते हैं कंपैरिजन करने के लिए? आपको पता है कि चीनी 60-65 रुपए 55 रुपए होती थी, अब 110-20 रुपए है। आपको पता है कि आटे का थैला 300-400 रुपए महंगा है। आपको पता है कि पेट्रोल 40-42 रुपए पर लीटर महंगा है। ये बातें बताने की तो नहीं, आपको पता है कि डॉलर 60-70 रुपए महंगा हो गया हुआ है। तो आम आदमी, ये मेरी बात नहीं है, खुदा न खास्ता मैं कोई आपको निगेट करने के लिए बात नहीं कर रहा, ये आम आदमी की बात है। आपके घर पे आपके मुलाजिम होंगे, आपके आसपास लोग होंगे, आपको डेफिनेटली आपके हल्के के लोग होंगे, बताते होंगे। तो ये इसके लिए कोई कंपैरिजन की जरूरत तो नहीं है चीमा साहब? देखिए, मैं सिंपल, आपने 4-5 बातें की, चारों पांचों को जवाब दे देना सिंपल, थोड़ा सा मुझे टाइम देना। इसमें गुजारिश ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपने सवाल उठाया कि लोगों की इनकम बढ़ाने की जरूरत है, ये बिल्कुल मतलब सवाल का जवाब, ये सारे इस आप जितने भी ये बात हो रही है, ये इशू है, इस इशू का जवाब यहाँ पे है। अब इस वक्त देखें कि पाकिस्तान में गरीब तरीन कौन है? गरीब तरीन पाकिस्तान में किसान है, और फिर दूसरा गरीब तरीन जो है वो आप कह लें जो गैर हुनरमंद मजदूर है वो है, फिर हुनरमंद मजदूर है। ये 2 गरीब तरीन तबके हैं। किसान की इनकम जो है कितनी बड़ी है आप रोज सुनते हैं, पिछले साल 1100 रुपए बढ़ी। फिर मजदूर की जो आप कह लें, एक मैसन है जो ईंट लगाता है, या आप कह लें कारीगर है, और दूसरा है आपका अनस्किल्ड
मजदूर, दोनों की इनकम पिछले 1.5 गुना बढ़ी है। और वजह क्या कि हमने टैक्स, आप पहले हाउसिंग इंडस्ट्री ने तरक्की की है, फिर आप यहाँ सरकारी मुलाजम की बात करें, सरकारी मुलाजम जो है उसकी तनख्वाह पिछले साल 30% बढ़ी है। सो इनकम बढ़ाना और फर्दर बढ़ाने जा रहे हैं हम। फिर इसके बावजूद कुछ लोगों को महंगाई लगती है, जिनको लगती है उनके लिए 936 अरब का पैकेज दिया गया है एहसास प्रोग्राम और सब्सिडी में, ताकि गरीबों पर महंगाई का असर ना पड़े। ये जो चीज है ये कभी इस हिस्से में नहीं हुई, लिहाजा इनकम भी हम बढ़ा रहे हैं और हम एहसास जो बॉटम अप अप्रोच है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको माने जरूर, इस बात को माने जरूर, हमारी इस बात को पीछे किया जाए। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं, लेकिन बात यही हम बार बार कर रहे हैं कि आप जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स से हमें बताते हैं, आम पब्लिक को ये बात की रियलाइजेशन नहीं है कि डॉलर कितनी सतह पे गया, पिछले दौर में कितना था। उन्हें ये पता है कि हमारे घर में चीनी पहले इतने रुपए किलो आती थी, अब इतने रुपए किलो आती है। हमारी जो इनकम है वो उतनी की उतनी है, लेकिन हमारे अखराजात में उतना इजाफा हो रहा है। आम आदमी का सवाल यही है कि महंगाई आखिर कब होगी? देखिए, इसमें दो तबके हैं। एक तबके वो हैं तबकात वो हैं जिनकी इनकम बढ़ी है, मैंने किसान की इनकम बढ़ी है, मजदूर की बढ़ी है, आप कह लें ये जो लोग गवर्नमेंट मुलाजिम है वो बढ़ी है। आपका तबका वो है जिसके साथ दो हाथ हो गए कि एक तरफ आप मीडिया में थोड़ा सा आप कह लें जिस तरह उस तरह मतलब फ्लरिश नहीं हुआ, सोशल मीडिया आ गया, यहाँ पे एक वाकई और जो आप इंसान अपना माइक्रो एनवायरनमेंट ज्यादा देखता है। हमें ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो मीडिया के लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, बल्कि बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली कम हुई है। तो वहां पे ये इशू ज्यादा हमें नजर आता है। अदरवाइज आप कह लें कि बाहर अगर जाते हैं जिनकी इनकम बड़ी, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि हम फसलों की भी इस दौरे हुकूमत में ना एलीट टाइप फसलों की बात करते हैं, एवोकाडो की बात करते हैं, हम जैतून की बात करते हैं, बड़ी लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हम अपनी जो खजूर की, हम अपने कपास को उस तरीके से फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, क्रॉप्स अच्छी हुई हैं साल, अल्लाह करे अगले साल भी अच्छी हो, मजीद अच्छी हो, लेकिन जहां तक रिसर्च की बात आती है, नए रिसर्च मेथोडोलॉजीज की बात आती है, नई टेक्निक्स की बात आती है, पेस्टिसाइड्स की बात आती है, वहां पे हमें कुछ सिग्निफिकेंट नजर नहीं आता। चीमा साहब, आप तो खुद ज़रे इलाके से आपका ताल्लुक है। देखें, मैं ज़रे इलाके नहीं, मैं तो ज़रात को लीड कर रहा हूँ। देखें, मैंने कल मेरी जो बात अगर सुनी है तो एवोकाडो का प्राइम मिनिस्टर का आपने सुना तो उनसे पहले मेरी स्पीच थी। मैंने एक ऐलान किया कि हमारी इस साल 60% काटन की पैदावार बढ़ी है। मैंने ऐलान किया कि हमारी 20% चावल बढ़ रहा है, हमारा 20% मकई बढ़ रही है, हमारी 25% चीनी बढ़ रही है। अब 20, 25, 60 ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी फिनोमिनल ग्रोथ कभी नहीं, नेवर एवर इन आवर हिस्ट्री कि एक साल में हुई हो। अब आप कह रहे हैं कि फोकस नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं कहीं मेरी और बावजूद आटा महंगा क्यों हो रहा है, उसके बावजूद मुझे और आपको इकट्ठे चल रहा है। देखें, जब आपने इंटरनेशनली आपकी जो गंदम है ये होती थी $212, $212 से उठ के चली गई $300 पे। आपने अब डीएपी खाद महंगी हुई, टीएसपी महंगी हुई, आप पहले आपके पोटाश महंगी हुई। जब आपके किसान ने, तेल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, जब आपके किसान ने चीजें महंगी लेनी है तो उसकी जो प्रोड्यूस है महंगी बिकनी है। किसान को आपने पूरा रेट दिया, किसान को जब पूरा रेट दिया है आपने तो आप कह रहे हैं कि उसकी आगे प्रोड्यूस महंगी हुई है। इस सवाल का जवाब इनकम बढ़ाने में है। ठीक है, चलिए साहब, इसमें हम इंशाल्लाह एक सेशन आपके साथ और रखेंगे, और जब आप लाहौर हों तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कि हमारे स्टूडियोज भी तशरीफ लाएं, हमें जरा मौका दें, इसमें डिटेल्स और बात करेंगे। टाइम फिल वक्त कम है। बहुत शुक्रिया आपने सुबह हमें ज्वाइन किया। आपने चीमा साहब की बातें सुनी जी, फूड सिक्योरिटी के मुआविन खसूसी हैं, उनके मुताबिक ये हालात पिछले 15-20 साल में सबसे बेहतर है, कम है, हमारे ख्याल में नहीं है। आपने गुफ्तगू सुनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जानिब हम जा रहे हैं, और पाकिस्तान समेत अगर बात की जाए तो दुनिया भर में बच्चों में कैंसर के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चों में इस खतरनाक और जानलेवा मर्ज का जो सबब है और इसमें जो अमवात की शरह है इसको कम करना कितना ज़रूरी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 8000 से ज़्यादा बच्चों में कैंसर की तशखीस होती है, जबकि दुनिया भर में सालाना 3 लाख से ज़्यादा 19 साल से कम उम्र बच्चे कैंसर की जद में आ रहे हैं। एहतियाती तदाबीरें, इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बड़े पर्टिनेंट गेस्ट इसी हवाले से मौजूद हैं। डॉक्टर आसिम बिलग्रामी जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के, और थैंक्स टू हिम कि उन्होंने हमें अपना वक्त दिया और ज्वाइन किया फॉर दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। इट्स वेरी सेंसिटिव सर। 8000 से ज़ायद तो हम एवरेज बात करें, बहुत सारे केसेस तो वी बिलीव रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे पाकिस्तान में। तो अगर मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछूं कि कौन सी टाइप्स ऑफ कैंसर हैं जो कि बच्चों के अंदर पाई जाती हैं, कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन आप हमारे सामने रखिए।
जरूर, थैंक यू वेरी मच मला इमरान, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। पहले मैं क्लैरिफिकेशन देता चलूं कि जो 8,000 केसेस का आप जो बता रहे हैं ये एस्टिमेटेड है। जी जी जो हम जो हमारा एक पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी है जो कि कैलकुलेट करती है डिफरेंट हॉस्पिटल से डेटा लेके, तो जो डायग्नोज होते हैं वो तकरीबन पार है। तो यानी तकरीबन 3,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको लाइकली कैंसर होता है और उनकी तशखीस ही नहीं होती। यानी इलाज तो दूसरी बात है, तशखीस नहीं होती। जी, तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो अगर डॉक्टर साहब हम टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करें तो कौन किस टाइप के कैंसर होते हैं? जी, वही मैं कहना चाह रहा था कि सबसे ज्यादा जो बच्चों में कैंसर होता है वो ल्यूकीमिया होता है, यानी खून का कैंसर। ओके। ये शुरू होता है बोन मैरो में, हड्डी के गूदे में, जो कि हमारी फैक्ट्री है खून बनाने की, तो वहीं से होता है। तो तकरीबन 30% जो बच्चों में कैंसर होता है वो इसी तरह का होता है, इसी खून का कैंसर होता है। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो लिम्फोमा यानी गुदूद का कैंसर, और उसके बाद ब्रेन ट्यूमर्स यानी दिमाग का कैंसर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे बच्चों में इसकी तशख़ीस ही नहीं होती है और पेरेंट्स इस हवाले से अवेयर नहीं होते। अब सिम्टम्स क्या हैं? खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे को किसी तरह के मेजर सिम्टम्स आ रहे हैं तो किस बात पे ये चीज़ अलार्मिंग हो जाती है कि उसको किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना है? देखिए, एक ल्यूकीमिया जो कि सबसे कॉमन है, और बहुत सारे दूसरे भी जो कैंसर हैं बच्चों में जो होते हैं उनकी कोई खास अलामत नहीं होती है। कमजोरी, वजन का घटना, थकन ज्यादा, पीलापन जिस्म का, एनीमिया हो जाना, खून की कमी हो जाना, इस तरह के आसार ज्यादा होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक जिनको हम कहते हैं सिम्टम्स। लेकिन अगर कहीं कुछ स्वेलिंग हो रही, कुछ सूजन हो रही है, कोई रसोली सी बन रही है, तो इस तरह की चीजों में, खास तौर पे बच्चों में, बड़ों में भी लेकिन खास तौर पर बच्चों में, इसका जो है हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास इसको लेके जाना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली इसमें डॉक्टर साहब बाय बर्थ कितनी किस्म की कैंसर होती है जो बाय बर्थ बच्चों को पैदाइश के साथ हो सकती है, नंबर 1, और क्या इसमें कुछ जो कजन मैरिजेस हैं आपस में जो शादियां होती हैं, इसका भी कोई ताल्लुक है? इस हवाले से भी अगर आप बता पाए। देखिए, एट द टाइम ऑफ बर्थ बहुत कम कैंसर होते हैं, वो रेयर है। लेकिन बहुत सारे जो हमारे पास कैंसर होते हैं वो उनका जेनेटिक बेसिस होता है। ओके, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हेरिडिटरी हो, यानी माँ बाप से बच्चे में मुंतकिल हो, लेकिन एक जेनेटिक बेसिस होता है। कजन मैरिजेस, उसका तो बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस से ताल्लुक है, ना सिर्फ कैंसर से, बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस ताल्लुक है। पाकिस्तान में हमारे जो कजन मैरिजेस की शरह है वो 40% है, 40%। और जिस तरह के हम, कैंसर तो अलग चीज है, लेकिन जिस तरह के दूसरे भी हम यानी डिजीजेस देखते हैं, तो हमें पता है कि ये हमारे यहाँ इसकी इंसिडेंस जो है, उसकी शरह जो है बहुत हाई है बनिस्बत वेस्टर्न कंट्रीज में, निस्बत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में जो कैंसर तशखीस होता है, जो 30% जिस कैंसर, ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं, अब रिकवरी चांसेस क्या होते हैं? क्या बच्चों में अगर टाइम पे डायग्नोज हो जाए ये चीज़, तो उसमें क्या फुल रिकवरी के चांसेस होते हैं या खुदा न खास्ता को लिंगर ऑन भी हो सकता है? नहीं, बच्चों का कैंसर इन जनरल, बच्चों के कैंसर जो है वो बड़ों के कैंसर से बहुत बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं इलाज से। वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल डेटा है, खासतौर से जो वेस्टर्न कंट्री से आता है, उसमें तो अब चाइल्डहुड कैंसर का क्योर रेट अब यानी 60-70% से ऊपर है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक, तो कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जैसे ल्यूकीमिया जो सबसे कॉमन कैंसर है बच्चों में, उसमें तो 80-90% भी क्योर रेट्स हैं। अच्छा, दैट्स इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा है। आप जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चूंकि मैं वक्त की कमी है, मैं चाहता हूँ इस पे भी आप एंड पे बात करते जाएं, जैसे आगा खान है और दीगर पाकिस्तान में भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ जो कि काम कर रहे हैं। इसके क्योर के हवाले से हमें बता दीजिए, किस हद तक आपने ये तो बताया पॉसिबल है, महंगा बहुत है, सो हाउ इट हैज टू हैपन, इस हवाले से जो भी आप हमें इंफॉर्मेशन देना चाहें। देखिए, पहली चीज तो ये है कि सबसे डायग्नोसिस जल्दी होना चाहिए। ठीक है, और ट्रीटमेंट जो है वो हमारे कई सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, जहां पे इलाज होता है, और ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं ये सारे, ठीक, चाइल्डहुड कैंसर केयर के। ठीक, तो
यहाँ पे यानी बेहतर ये होता है, या दुनिया भर में देखा गया है कि ट्रीटमेंट जो है कैंसर की वो सेंटर्स, चाइल्डहुड कैंसर सेंटर्स में होनी चाहिए, जहाँ पे लोगों को, डॉक्टरों को, नर्सेस को, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सबको इसके बारे में, इसके तशखीस के बारे में, उसके इलाज के बारे में मालूम हो। ट्रीटमेंट ज्यादातर जो होता है वो कीमोथेरेपी से होता है, जो कि इलाज, ठीक है, इसी किस्म दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी भी इस्तेमाल होती है। और कितनी सर्जरी, कितनी कीमो, कितनी रेडिएशन थेरेपी होती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मरज है, किस किस्म का कैंसर। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिम, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ डॉक्टर आसिम मौजूद थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के हवाले से, और बच्चों में जो कैंसर होता है उसकी तशखीस, उसके इलाज के हवाले से बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें आज ओवर थिंकिंग पे बात होने वाली है, और ओवर थिंकर्स मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं, तो आप सबके लिए ये सेगमेंट है। देखते हैं जी, ओवर टू यू हिना। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, आज हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। सबसे पहले तो हाउ वुड यू डिफाइन इट? ओवर थिंकिंग है क्या, क्यों हम ओवर थिंक करते हैं, व्हाट्स द सॉल्यूशन टू इट? ओवर थिंकिंग जब भी हम टर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो बंदा जो ओवर थिंकिंग कर रहा है उसके वाले से वो हम फिलोसफर उसको कह दें, या हम उसको कह दें कि वो कोई बहुत ही आला आदर्श या बहुत बड़े ख्यालात सोच रहा है। ओवर थिंकिंग जो है बजाते खुद तो खैर साइकोलॉजी में हम इसको कोई डिसऑर्डर के तौर पे तो नहीं लेते, लेकिन ये निशानदेही करती है कई मेंटल हेल्थ की सीरियस प्रॉब्लम्स को। और ओवर थिंकिंग जो है वो बेसिकली सोल्यूशन, यानी बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो एक तो है ना सोल्यूशन फोकस्ड, यानी आपने उसके हल की जानिब जाना है। एक है रिपीटेटिव थॉट्स, कि आप उसके अंदर फंस गए, यानी उस वही जो थॉट्स हैं उसका एक लूप है जो कि चलता जा रहा है और नेवर एंडिंग है। और ये जो रेपिटेटिव थॉट्स हैं, ये जो लूप पकड़ लेती हैं, तो इसमें ये आपको सोल्यूशन की तरफ जाने से ड्रैग करती हैं, यानी रोकती हैं। आप सोल्यूशन की जानिब नहीं जाते, बल्कि आप उसी चीज़ को फंसते जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक जो इसमें बड़ी की चीज़ है वो ये है कि हम फैसला ज़िंदगी में किस बुनियाद पे करते हैं। तो हमारा जो फैसला है, अगर हम कहें कि सिर्फ थिंकिंग की बुनियाद पे हम फैसला कर सकते हैं, तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ से सैर के लिए किसी जगह पे जाना है, मरी जाना है, अब ये फैसला आप कैसे करेंगे कि आपने मरी जाना है? ये फैसला आप थिंकिंग की बुनियाद पे, यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये डिसीजन जो है वो मुकम्मल तौर पे 100% अक्ल की बुनियाद पे करूंगी, क्योंकि अगर अक्ल की बुनियाद पे करेंगी तो फिर बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपका गाड़ी का एक फ्यूल भी लगेगा। अब उस फ्यूल के अल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं? अगर आप मरी नहीं जाते तो उसके अल्टरनेट्स हो सकता है कि लाखों, ठीक है। इसी तरीके से आप एक टाइम स्पेंड करेंगे मरी जाने के लिए, तो डेफिनेटली वो टाइम जो स्पेंड करेंगे उसका भी लाखों अल्टरनेट्स हो सकते हैं। तो आपके लिए एक सुपर कंप्यूटर चाहिए जो एनालिसिस करके आपको बता सके कि ये डिसीजन, और शायद ये उस कंप्यूटर की बस की भी बात नहीं है, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। सो आप मरी इस वजह से जाएंगे कि आप थोड़ा बहुत तो सोचेंगे, लेकिन उसके बाद एक इमोशनल ट्रिगर कि अब आप फैसला नहीं कर पा रही, लेकिन अचानक हुआ कि माल रोड पे किसी जगह पे कोई नॉस्टैल्जिया आपको आ गया कि मैंने कॉफ़ी पी थी और कितनी अच्छी हवा चल रही थी, एंड सडनली आपने कहा कि जी मैं जा रही हूँ, ठीक है। और ये जो शादी वाले फैसले होते हैं, ये तमाम आपको पता है कि ये सारे इमोशनल ट्रिगर, यानी ये खौफ है ना। अब मुकम्मल तौर पे अकली फैसला तो आप किसी भी मैरिज की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर किसी भी मैरिज की मतलब है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं, अगर वो अरेंज मैरिज है तो आपकी अम्मी की कोई इमोशनल ट्रिगर होगा, या कोई किसी का तो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फैसला साजी है, मुकम्मल तौर पे आप कहें कि वो डिसीजन जो है वो आप अकली कर सकते हैं, तो वो मुमकिन नहीं। ओवर थिंकिंग वाले जो है वो एक खास रिपीटेटिव उस थॉट और उस लूप के अंदर आ जाते हैं। इसमें एक प्रॉपर 2013 की साइकोलॉजी की स्टडी मौजूद है जो आपको बताती है कि ये जो आप, यानी बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग ये इंक्रीज कर जाती है आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, ठीक है। और ये 2013 की स्टडी है, और आपको जानती हैं कि ओवर थिंकिंग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका स्लीप पैटर्न जो है डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जब भी आप इस हद तक ओवर थिंकिंग हम किसी हद तक ये डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें आपके कोई मसलन आप बहुत ज़्यादा डीपली उस चीज़ में चली गई हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स एंड टू इट और डिटेल्स में, और आपने ख़ास जगह पे देखा कि आपकी बीट थोड़ी तेज़ हो गई है, या आपका जो सांस की रफ्तार है वो भी थोड़ी तेज़ है, तो ऑफ कोर्स ये एक कोई नॉर्मेलिटी नहीं है, आप उससे हट गए, तो आपको हर सूरत में नॉर्मेलिटी में रहना चाहिए।
एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। उसमें भी होता है कि मिसाल के तौर पे मैं किसी का कर्ज देने के काबिल नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने एक सिस्टम कंप्यूटर खोला, उसमें एक्सेल की शीट बनाई, उसमें डेट लिखी, उसमें फार्मूले बनाए कि मैं अगर इतने पैसे इतने करूँ ये वो कर, तो वो जितनी भी मैं उस डिटेल में चले जाऊँगा वो उसको कॉग्निटिव डिटेल्स कहते हैं, तो वो आपको इमोशन से डिटैच करता है, जिसकी वजह से वो इसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। लेकिन वो हद से ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइजेशन या हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कभी भी आपको सोल्यूशन एक अलग चीज़ है। सादा सी एक मिसाल है, एक मिसाल के तौर पे एक तूफान आ रहा है, तो तूफान के एक तो ये हो सकता है कि मैं बैठा ये सोचता रहूँ तूफान आएगा, मेरी वो फलां घर की छत उड़ सकती है, ये भी हो सकता है, तबाही हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब मैं इस पर अगर सोचता चला जाऊँ तो इसका कोई एंड नहीं है। और एक दूसरा ये है सोल्यूशन फोकस्ड, कि मैं गया और मुझे पता है कि 4-5 वो कौन सी चीज़ें हैं कि किसी भी तूफान के आने से पहले मुझे उनको सेट करना है, मैं जाकर उनको सेट कर लिया। सो ये एक ऑब्सेशन है, यानी आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपनी थॉट्स के साथ और उसके अंदर आप उसके अंदर फंस जाते हैं। और वकार साहब, ये जो ओवर थिंकिंग है ये ज्यादातर नेगेटिव होता है, मतलब यू नेवर थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, मोस्टली ऐसे होता है, दैट्स व्हाट आई थिंक। और ये होता भी तब है जब आप सोने लगते हैं ना, मतलब एंड सोने के वक्त आपकी कोई ओवर थिंकिंग वाला कोई जो चीज़ है ना वो ट्रिगर होती है, यू स्टार्ट थिंकिंग एंड देन देयर इज नो एंड टू इट। एग्जैक्टली। और इन्हीं जितनी भी आप डिटेल्स में घुसते चले जाएंगे, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सोल्यूशन पे जाएंगे उस पे। इसका जो एक तरीका तो ये है कि जब भी ओवर थिंकिंग या इस हवाले से आपने ट्रिगर्स को फाइंड आउट करना है कि वो कौन से ट्रिगर्स हैं जिसमें मैं फिर बहुत ही डीपली उन थॉट्स में चला जाता हूँ। तो एक तो आपने पहले स्टेप पे वो करना है। दूसरा ये है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, यानी वंस आपने वो ट्रिगर्स डिफाइन कर लिए हैं तो आपने उसको डिस्ट्रैक्ट जरूर करना है। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन की कई हो सकते हैं, और अगर आप ये समझते हैं, और एक्सरसाइज इसके लिए मतलब एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज, उसके बहुत सारे उसके फ़वायद हैं। उसमें से ये भी है कि आप ओवर थिंक नहीं करेंगे। फिर ये है कि जो कन्वर्सेशन है जिसको हम कहते हैं ना वेंट आउट करना, यानी ये पुराने ज़माने में या अभी कुछ अर्सा पहले तक ये चीज़ होती थी ना कि शाम के टाइम लाहौर में भी शाम के टाइम दोस्त बैठते थे और कोई बैठक, अगर वो रवायत जितनी कम होती चली जाएगी तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपके सोशल सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जहाँ पे डेली बेसिस पे आप वेंट आउट कर सकें, करें, आप गपशप लगाएं, तो उससे भी एक फ़र्क पड़ सकता है। सो ये ओवर थिंकिंग जो है ये इसका नतीजा, यानी हम अपने बात को अगर उसको हतमी शक्ल दें तो वो ये है कि ये एक ऑब्सेशन है, ऑब्सेस हो जाते हैं आप किसी उसमें और फंस जाते हैं। और अगर आप खुद ये कोशिश करें तो आप बिल्कुल निकल सकते हैं, और अगर आप देखें कि आप बिल्कुल बेबस हैं, यानी आप बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे, तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। वो आपको कई ऐसे टेक्निक्स बता सकता है। आपकी ऑफ कोर्स पर्सनैलिटी और आपके जिन मौज़ूआत या जिन मौज़ूआत पे आप ओवर थिंक करते हैं, वो जब तक, यानी यहाँ पे कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं बताया जा सकता कि जो हर बंदे पे इंप्लीमेंट हो। डेफिनेटली वो फर्द टू फर्द जो है वो चेंज होता है, तो जो भी फर्द होगा तो साइकोलॉजिस्ट उस हिसाब से उसको बता सकता है कि इसको आप ओवरकम कैसे करें। बिल्कुल, क्योंकि हर बंदे की परसेप्शन डिफरेंट है, हर बंदा चीज़ों को डिफरेंटली परसीव करता है, थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट है, तो साइकोलॉजिस्ट कैन बेटर सजेस्ट। लेकिन आपने बता दिया कि अगर ये ट्रिगर हो तो ये चीज़ें हैं जिन पे हम अपने आप को, इसमें एक खतरा ये भी होता है कि आपने एक डिसीजन कर लिया है और उस डिसीजंस के अल्टरनेट्स बहुत सारे और डिसीजंस जो हैं उन पे अगर आपने ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर ली तो एक्चुअली जो डिसीजन करना था उससे फिर आप दूर चले गए। तो खैर एनीवे दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स टू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब के 91वें कौमी दिन के सेमिनार पर, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हमांगी और मशरिक़ वस्ता हाफिज़ ताहिर महमूद शफ़ी साहब ने वफाकी और साथ साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी समेत कई आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस सेमिनार में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल और पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू हुई और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का खिताब करते हुए कहना था कि उम्मत मुस्लिमा क़यादत के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ देखती है। दोनों ममालिक की क़यादत पूरी दुनिया की क़यादत करने की सलाहियत भी रखती है और दोनों ममालिक ने मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साथ भी दिया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए मजहबी हमांगी और मशरिक़ वस्ता। उनसे पूछते हैं कि वो इस तकरीब के हवाले से भी और ओवरऑल इस बामी ताल्लुक़ के हवाले से भी क्या राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। यकीनी तौर पर हमारे मजहबी ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब अहम तरीन और अजीज़ तरीन मुल्क है हमारे लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त हम बामी ताल्लुकात में कहाँ पे खड़े हैं और इसका मुस्तकबिल क्या दिख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और ये ताल्लुकात चूँकि दो कौमों के हैं, दो ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं, और ये कोई शख्सियात पर मबनी नहीं है। ये ताल्लुकात की नौइयत दूसरे ममालिक से इसलिए मुख्तलिफ है कि हमारे मुक़द्दसात वहाँ हैं, मक्का और मदीना और अर्ज़ुल हरमैन शरीफैन। और गुज़श्ता रोज़ जिस तरह सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ रहमान अलवी साहब ने कहा कि जो मक्का और मदीना का एक एक जर्रा है, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान उससे बेहद प्यार करते हैं और अपना सब कुछ उस पर निछावर करने को तैयार हैं। तो पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात आलम इस्लाम के जो मौजूदा हालात हैं, हाँ वो फ़लस्तीन की सूरत हाल हो, कश्मीर का मामला हो और अफगानिस्तान का मामला हो, तो हमारे मौक़िफ़ तकरीबन एक हैं, हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हाफिज़ साहब जी, आपने खुद ही जिक्र कर दिया अफगानिस्तान का, तो इस वक्त चूंकि खित्ते में सबसे अहम और सबसे हॉट टॉपिक इस वक्त यही है, तो मैं चाहता हूँ इस पर भी मैं बात करूँ। सऊदी अरब बड़ा अहम मुल्क है, ख़ास तौर पे हम इस्लामी इत्तेहाद की बात करें या फिर इस वक्त जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स दुनिया में सामने आ रहे हैं, इस पे जो भारतीय रेशा दवानियाँ हैं, जो भारत की हरकतें हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, दहशतगर्दी कराता रहा है पाकिस्तान में। दूसरी जानिब सऊदीया के ताल्लुकात पिछले कुछ अरसे में भारत से भी बेहतर हुए हैं, तो इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब इस रिलेशनशिप को लेकर बायलैटरल सतह के ऊपर सिफारती लिहाज से कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि आवाज कट गई, थोड़ी सी अपनी जगह तब्दील कीजिए, शायद हम आपको सुन पाए। हाफिज़ साहब नहीं, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त ये सवाल सबसे अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार हम ये बात कहते हैं कि सऊदीया या सऊदी अरब से हमारा जो ताल्लुक़ है वो एक अटूट रिश्ता है, वो टूट नहीं सकता। उसकी बुनियाद इस्लाम है, हरमैन शरीफैन है। इस वक्त ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर अशरफी साहब, दोबारा शुरू से ज़रा मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। की गुजारिश ये है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारे जो ताल्लुकात हैं ना पाकिस्तान और सऊदी अरब के, वो ताल्लुकात ऐसे हैं जो उनमें कोई भी हायल नहीं हो सकता। हिंदुस्तान एक मुल्क है, वहाँ भी 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, और सऊदी अरब चूँकि हरमैन शरीफैन वहाँ है, और इस वक्त दुनिया के हालात, सफारती ताल्लुकात, एक अपनी हर मुल्क अपने जो है ताल्लुकात अपनी नौइयत से देखता है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को दूर किया जा सकता है या कोई खला पैदा किया जा सकता है इन दो मुल्कों के दरमियान, तो वो बड़ी ही जो है ना किसी खुशफहमी में मुब्तला है। ठीक है। अच्छा, मुख्तसरन ये भी बता दीजिए, हमारी बहुत बड़ी लेबर फोर्स सऊदी अरब के अंदर है, बहुत बड़ी तादाद में, पिछले कुछ अरसे में कुछ चैलेंजेस का शिकार भी हो रहा है, ओबियसली कोविड की वजह से सभी इकोनॉमीज। इस हवाले से भी कोई बात हुई है आपकी सऊदी सफ़ीर से या हुकूमत से कि उसमें मजीद आसानियाँ लाई जाएँ, मजीद मौक़े दिए जाएँ पाकिस्तान की लेबर फोर्स को कि वहाँ पर जाके काम कर सके? इसके ऊपर तो जब वजीर आजम तशरीफ ले गए थे अभी रमजान में, तो इस पर जो सऊदी अरब के वज़ीर आज़म है अमीर मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने जो कहा था वो सब मीडिया में आ चुका है। और उसके साथ साथ मैं ये अर्ज करूं कि जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ हैं उनके मामलात और मसाइल का हल, और इस पर हम मुसलसल, और हमारा सफारतखाना और इस वक्त जो हमारे सफीर है वहाँ जनरल बिलाल साहब, हमारी वजारत खारजा, हम राब्ते में रहते हैं, सही और बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश में लगे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। असल मसला ये फेक न्यूज से फेक न्यूज का है और एक परसेप्शन बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह इन डिटेल आइंदा भी इस पर बात होती रहेगी। पाकिस्तान सऊदीया ताल्लुकात पे हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे और अब हमारे बारी है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें आज हमना खालिद मुलाकात करवाने वाली है। वड़ा पाव का एक स्टॉल लगाते हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनसे उन्होंने बात की है, क्या बातें की हैं आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हमना खालिद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी। इस्लामाबाद की एक वेल नोन यूनिवर्सिटी यानी बहरिया यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद एक फूड स्टॉल, ये कैसे हुआ? तो मैं भी बहुत ज़्यादा आज मोटिवेटेड हूँ, एक्साइटेड हूँ। ये स्टोरी आज हम सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी की, ये सारी स्ट्रगल, और फिर उसके बाद इतने फेमस हो जाना वो फूड स्टॉल इस्लामाबाद में, ये कैसे हुआ, ये स्ट्रगल किस तरह, कितने लोगों ने उनको सपोर्ट किया। आइए चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं उन्हीं की ये स्टोरी।
साथ इस टाइम मौजूद है उमर अयूब और इस टाइम मैं उनके फूड स्टॉल पे खड़ी हूँ जहाँ के बहुत रश और बहुत मुश्किलों से मैंने उमर से टाइम लिए आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं पूछूंगी MBA वड़ा पाव क्या स्टोरी है? इसकी मैम स्टोरी ये है कि मैं ग्रेजुएट हुआ था बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से 2019 के मिड में, और उसके बाद मेरी डिग्री ख़त्म हुई तो मैं बिज़नेस था मेरा, मैं उसको देख रहा था। उसके बाद ये हुआ कि कोविड की पहली लहर आ गई जिसकी वजह से बिज़नेस जॉब सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। 6 से 8 महीने तक का बड़ा सख्त लॉकडाउन रहा था और सारे बिज़नेस बहुत और जॉब वाले बहुत अफेक्ट हुए थे। जॉब की इंडस्ट्री में अप्लाई करना स्टार्ट किया तो पता चला कि जॉब्स तो बहुत मिल ही नहीं रही, मिल रही है तो सिफारिश है तो फिर सिफारिश है नहीं। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, नहीं मिली। फिर मैंने कॉल सेंटर में कुछ टाइम ऑन ऑफ जॉब की, लेट नाइट शिफ्ट में। उसके बाद मैंने जॉब की, कुछ सेल्स की जॉब की, बट सैलरी क्या है, सैलरी 25, 30, 35, इससे ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलती जिससे आपके एक्सपेंस कवर अप नहीं हो सकते। पॉकेट मनी भी मुश्किल से बनती है आप। तो फिर थोड़ा फूड का शौक़ था, फूड से रिलेटेड खाने पीने का, तो वड़ा पाव एक फिर डिश मेरे माइंड में आई। मैंने यूट्यूब पे देखी और बेसिकली मेरे कुछ दोस्त हैं इंडियन, उन्होंने मुझे बताया और मैंने खाई हुई थी। इस्लामाबाद पिंडी में ये डिश नहीं थी, तो लाहौर कराची में अवेलेबल है, बट इस तरह नहीं थी जिस तरह मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया या मैंने इसको फुल फ्लेवर में इसको यहाँ पे इस्लामाबाद की मार्केट में लॉन्च किया। तो मैंने फिर इस पर 2 से 3 महीने, तकरीबन 3 महीने इस पर R&D की है। R&D करने के बाद मैंने फिर इसको लॉन्च किया, मैंने ये जगह ली, इसकी मार्केटिंग स्टार्ट की, जो किया खुद, सब कुछ खुद किया। फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, बड़े भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, अम्मी ने किया, अम्मी ने हेल्प की मेरे ये सब बनाने में, इसकी रेसिपी में और सॉस वगैरह जो भी है। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। जब आपने ये स्टार्ट किया तो कितने आपके फ्रेंड ग्रुप में, आपके सर्कल में लोगों ने आपको कहा हाँ यार आपको करना चाहिए? क्योंकि यूजुअली हमारा यहाँ का कल्चर है। मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन सब ने मुझे कहा कि यार करो, काम करना चाहिए। वो भी प्लान कर रहे हैं, मैं भी कर रहा था। इनिशिएटिव लेना होता है आपको, बस अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। तो वो मैंने स्टेप ले लिया और मैंने स्टार्ट किया। मेरे दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। आप देख रही है सारे मेरे दोस्त ही काम कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपने फाइनेंशियली अगर बात की तो आपका कितना बजट था, किस तरह आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, किस तरह रन किया, कितनी आपने इसके लिए एफर्ट की, और ये स्टॉल से आपने जो स्ट्रगल शुरू की? इन्वेस्टमेंट तो इतनी ख़ास ज़्यादा नहीं हुई। थोड़ी जो मेरी सेविंग्स थी मैंने वो ली, एक कुछ चीज़ थी वो सेल की, जो मेरे पास जितना हो सका मेरे पास मैंने वो सारा इस पर इन्वेस्ट कर दिया। रेंट था मेरे पास, ये कार्ड बनाना था, इसके पेनाफ्लेक्स, थोड़ी सी मार्केटिंग, थोड़ी सी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, और जो छोटी चीज़ें और जो उनके लिए मटेरियल यूज़ होता है वो बाय करना था। तो मैंने पहले एक दफ़ा ले लिया, अराउंड अबाउट 1.5K का मैंने ये स्टार्ट किया सेटअप। और मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ। अगर मैं आपसे इसकी रेसिपी पूछूँ, जो कि मैं फॉर श्योर आपके साथ खाऊंगी भी, और रेसिपी पूछूं तो वो क्या है? कितनी देर आपको लग जाती है एक ऑर्डर तैयार करने में? रेसिपी इसकी सिंपल ही है। मैं इसका मटेरियल जो है वो पीछे अपने किचन से, घर से बना के लेके आता हूँ। यहाँ पे आके ये मैश पोटैटो होता है, इसको मैरिनेट करते, इसमें स्पाइस वगैरह डालते हैं, और फिर जो है इसको बेसन लगा के डीप फ्राई किया जाता है। और बाकी इसमें एक ग्रीन चिली होती है, रेड ड्राई चटनी होती है, और ग्रीन चिली सॉस, और बाकी इसके नमक मसाला या जो भी आप डालते हैं, जो जिस तरह कस्टमर डिमांड करता है फिर हम उस तरह उनको। तो आपने क्या फ्यूचर में कभी सोचा है कि आप इसी बिज़नेस को लेके चलेंगे, या अगर आपको कोई बेस्ट जॉब ऑप्शन मिल जाए MBA के बाद या आगे पढ़ना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल में यूजुअली हर किसी का माइंडसेट यहाँ पे यही है कि आपने पढ़ना है और यू हैव टू डू जॉब, उसमें शादी और सेटलमेंट। तो ये छोटा सा बिज़नेस आप अपना फ्यूचर में कहाँ देंगे? इसका फ्यूचर तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगा इंशाल्लाह। मेरे पास सिर्फ ये एक ही इंडियन डिश है और मैं इसको इंडियन कुजीन बनाऊँगा ऐसा, मतलब इसको मैं, और इंडियन चीज़ें आती है, डोसा और भी 2-3 चीज़ें हैं जो आती है, फ्राइड बनाना मिलते हैं आपको, और बाकी चीज़ें, तो वो मैं इसमें एज इसके मेन्यू में अपग्रेड करूँगा। साथ चाहे तो आपको पता सभी भी थे, मौसम भी आ रहा है, तो उसके साथ मैं वो बाकी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, इंडियन कुजीन है। आपकी जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए आप क्या ऐसा मैसेज देंगे कि वो भी यही कॉन्सेप्ट रखें कि जी पढ़ना है और आपने जॉब करनी है, या अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप किस तरह से डिफरेंट आइडियाज़ ला के अपना बिजनेस सेटअप बना सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप डिग्री करके आप जॉब ना करें, आप डिग्री करें और मेरी तरह आएँ बस जी हमने भी ये लगा लेना, हमने भी चिप्स बेचने, ऐसे नहीं है। आप जॉब के लिए अप्लाई करें, आप कोशिश करें जितना हो सकता है करें, डिसअपॉइंट ना हो, मिलती है ट्राई करें, कुछ कम भी कर सकते हैं, बट ये है कि सबका अपना माइंडसेट होता है कि कोई कहते हैं कि हम 9 to 5 जॉब कर सकते हैं, कोई कहते हैं नहीं जी हमें अपनी मर्ज़ी करनी है, हमारा कोई बॉस ना हो, हम अपने खुद लीडर हो, हम अपने बॉस खुद हो। तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप जो है ना पहले तो ट्राई करें जॉब के लिए,
आपको जॉब मिलती है, इंटर्नशिप मिलती है, मेहनत करें, आपकी उसमें ग्रूमिंग होगी, आप लोगों से मिलेंगे, हाल चाल पूछेंगे, उनसे गैदरिंग कम्युनिकेशन बढ़ेगा। फिर आप देखिए, अगर आप जॉब में सेट होते हैं आप जॉब करें, नहीं होते तो आप जो हैं आप बिजनेस में, अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आ जाए, ज़्यादा है ज़्यादा के साथ आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप सॉफ्टवेयर ही बनाएं, करीम की तरह कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप सॉफ्टवेयर, आप ये भी सॉफ्टवेयर ही है एक किस्म का, आप इसको यूज़ करें, आप इसको लेके आएँ, इसको फिजिकल चीज़ है कि इससे बिज़नेस कर लें, फूड का कर लें, कपड़ों का कर लें, अमेज़ॉन पे आप काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपका दिल लगता है, जो आप हिम्मत कर सकते हैं, जहाँ जिसमें आपको सपोर्ट मिल सके। बिल्कुल ऐसे ही है उमर, ऑल द वेरी बेस्ट, जो आपके जितने भी आगे फ्यूचर प्लान्स हैं, और फॉर श्योर इंशाल्लाह ये जो है ना आपका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनने वाला है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम जिस तरह का रश अभी चल रहा है, और उमर ने बहुत मुश्किलों से हमें टाइम दिया। चलिए उमर, फिर ऐसा करते हैं कि बड़ा पाव ट्राई करते हैं, आप बनाएं और हम दोनों ट्राई करते हैं। पाव बहुत ही स्पाइसी है और बहुत ही मज़े का है। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो ज़रूर है और इसको ज़रूर ट्राई करें, नहीं तो आप लोग बिल्कुल ये एंजॉय करने से रह जाएंगे। ये था आज का हमारा सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। पिछले मुसलसल कुछ दिनों से हम पोलियो की बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे बचाव के कतरों की कैंपेन जारी है। ये एक ऐसा मूजी मरज़ है जो बेशुमार कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ रहा। पोलियो वायरस हम मुतासरा शख्स की अगर बात करें तो उसके दिमाग, उसकी रीढ़ की हड्डी पर असरअंदाज होकर उसे मफलूज बना देता है। इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है? इसका वाहिद हल वो ड्रॉप्स हैं जो कि बच्चों को पिलाए जाते हैं, और जिनको वो ड्रॉप्स नहीं मिलते वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं। बिल्कुल, और आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर दुनिया के दीगर ममालिक इस खतरनाक वायरस से उनको कैसे छुटकारा मिला, और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में हम सब का इनफरादी किरदार क्या होना चाहिए। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नादिया मौजूद हैं, जो कि खुद तो पोलियो का शिकार हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी रुकावट को खातिर में ना लाते हुए हिम्मत और हौसले के साथ जो मिसाल है वो कायम की, और पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए वो अब ये जंग भी लड़ रही हैं। डॉक्टर नादिया के हवाले से हमने आपको बताया कि जैसे जिस तरह से उनको ये बचपन में प्रॉब्लम हुई, उसके बाद इन्होंने उसको आड़े नहीं आने दिया, और आज हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर नादिया डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं और इंसदाद पोलियो मुहिम भी चला रही है। इनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। हम थोड़ी सी आपकी स्ट्रगल को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम कई दिनों से पोलियो के हवाले से बात कर रहे हैं। बार बार अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ये कैंपेन चला रही है, इसमें हम सबके एज अ सिटीजन, एज अ नेशन हमारी जिम्मेदारी भी है। आपने इस चीज़ को सफ़र किया, थोड़ी सी अपने स्ट्रगल को बताएं ताकि हम फर्दर लोगों को इस पर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकती आज मैं डॉक्टर भी हूँ, डेप्यूटी हेल्थ भी हूँ, बट आई कांट से दैट कि मैंने सफ़र नहीं किया। आई हैड सो मच पेनफुल जर्नी बिहाइंड दैट। पोलियो जो है वो एक ऐसा मर्ज़ है जो कि ना सिर्फ आपको फिज़िकली हार्म पहुंचाता है, बल्कि ये मेंटली भी एक आपके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है, बिकॉज आपकी पूरी लाइफ अंटिल आप जब तक आप जिंदा हो, ये थ्रू आउट ये बीमारी आपके साथ, क्योंकि अनट्रीटेबल है, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे एड्स तक का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है, बट पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जब एक दफ़ा आप इससे पैरालाइज हो जाते हो या आपका बच्चा इससे पैरालाइज हो जाता है तो आप इसको ठीक नहीं कर सकते। इस जस्ट के आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, डेड कर देता है, और आप पैरालाइज हो जाते हो। तो मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी पेनफुल, ऑल्दो आई हैव वेरी सपोर्टिव फैमिली, आई हैव वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, बट स्टिल ये एक ऐसा पेन है, ये एक ऐसा दर्द है जो आपको डिपेंडेंट बना देता है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आपको पोलियो के कतरे पिलाए नहीं गए या पिलाए गए थे, उसके बाद खुदा ने खास्ता ये प्रॉब्लम हुआ, रीज़न क्या समझ नहीं? व्हेन आई वाज 3 months old, अकॉर्डिंग टू माय पेरेंट्स, दे आर डाउटेड, क्योंकि मैं 3 माह की थी और नहीं 9 माह की थी मैं जब मुझे पोलियो पैरालाइज हुआ था, और आई डोंट थिंक सो उस टाइम पे इतनी एफर्ट्स की जाती थी, और पेरेंट्स खुद भी बॉदर नहीं करते थे कि ठीक है बस पिलवाए। तो मामा को कुछ याद है कि उन्होंने शायद पिलवाए थे, शायद नहीं पिलवाए थे,
बट ना तो उस टाइम पे इतनी फ्रीक्वेंट पेन कैंपेन्स होती थी और ना ही गवर्नमेंट इतना पेन लेती थी। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है। लेकिन माशाल्लाह यू आर गोइंग स्ट्रॉन्ग और आप इस चीज़ को बिल्कुल अपनी वीकनेस नहीं बनाया, आप इस कैंपेन को रंग भी कर रही हैं। हम चाहेंगे कि लेटेस्ट अपडेट आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने बार बार नेशन को ये बताना है कि पोलियो के जो बचाओ के जो कतरे हैं कितने इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों को पिलाना। पोलियो के ड्रॉप्स नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये आपके बच्चे की पूरी लाइफ का, उसके पूरे फ्यूचर का सवाल है, उसके मुस्तकबिल का सवाल है। बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, और अगर आप हेल्दी नहीं हो, आप फिज़िकली स्ट्रांग नहीं हो, और ये बीमारी सिर्फ आपको फिज़िकल ट्रॉमा नहीं देती है, ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीइंग अ डिसेबल पर्सन, क्यों एक टैग लग जाता है आपके माथे के ऊपर, और जो थ्रू आउट आपके साथ चलता है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बन जाओ, बट स्टिल आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते, उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। लोगों की सोच को, लोगों की आंखों को आप नहीं बदल सकते अपने लिए। सो दिस इज़ वेरी पेनफुल। मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न रहा है, मैं लास्ट 3 to 4 ईयर से पोलियो कैंपेन के साथ अटैच्ड हूँ और 4 साल से लगातार पोलियो कैंपेन्स को हम लोग कर रहे हैं। एक चीज़ जो हमारे लिए भी एज अ सिटीज़न बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि जो लोग अपने बच्चों को जानबूझ के छुपा लेते हैं, उनको ड्रॉप्स नहीं पिलाते हैं, जिनको हम रिफ्यूज़ल्स कहते हैं, और अक्सर जब उनको हम कवर करवाने के लिए जाते हैं तो लोगों का एक बड़ा अजीब सा जवाब होता है कि हमारे बच्चे हैं, हमारी मर्ज़ी, हम नहीं पिलाते। हाउ कुड यू से दैट हमारे बच्चे हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी, ये गवर्नमेंट के बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, और फिर अगर आपके एक बच्चे में वायरस परसिस्ट करता है, ऑल्दो ही और शी इज़ हेल्दी, इसमें वो दूसरे को ट्रांसमिट करेगा। और आपने अगर अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखा हुआ है, इट डजंट मीन कि हर किसी के घर का एनवायरनमेंट उतना ही हाइजीनिक है, और अगर कोई और उससे इफेक्ट हो जाता है तो दिस इज हमारी तरजीह किस हद तक है पोलियो का खात्मा। हमने देखा कोविड पे हमने इतना सख्त स्टैंड लिया है, सिंध के अंदर तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, हमने लोगों के रेस्टोरेंट्स में दाखिले बंद कर दिए कोरोना वैक्सीनेशन के ऊपर। ओबियसली एक ऐसी पेंडेमिक है जो फैल रही है लोगों से लोगों को, लेकिन तरजीह की बात है, हमने निकलना है तो हम इस पर सख्त से सख्त जा रहे हैं। आप तो चूँकि हेल्थ को देख भी रही हैं लाहौर में, तो आपको पता है पोलियो के हवाले से हमने इतना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन उन वालिदैन को लेकर नहीं किया आज तक। उन्होंने इनकार किया, हम कोशिश करते रहे, हमने अपनी तरफ से कोशिशें बेहतर की, लेकिन डोंट यू थिंक कि अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन होती कि उन पेरेंट्स को पिनलाइज किया जाता कि आपने एक जुर्म किया अपने बच्चे को कतरे ना पिलाकर, तो ऐसे केसेस कम होते? उसमें ये होता है कि जैसे हमारे रिफ्यूज़ल रिकॉर्ड होते हैं तो गवर्नमेंट की बहुत हद तक सख्ती होती है कि हर सूरत वो टीम्स पे, डॉक्टर्स पे, फिर हम डेप्टीज़ पे डिपेंड होता है, इवन एसीज़ खुद जाके वो रिफ्यूज़ल कवर करवाते हैं। ये होता है कि हम कोई इस तरह का उन पे कोई लीगल एक्शन परमानेंट नहीं लेते कि कल को ये हिडन रिफ्यूज़ल होना शुरू हो जाएंगे, लोग अपने बच्चों को छुपाना शुरू कर देंगे कहीं, तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि उनकी पॉजिटिव काउंसलिंग करें, जिस हद तक थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग मान जाते हैं। तो अब तक उससे जो रिजल्ट्स आए उससे आप मुतमईन हैं जो हमने पॉजिटिव काउंसलिंग के जरिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बहुत सारे रिफ्यूजल्स अभी भी हैं, अर्बन एरियाज में शायद ना हो, लेकिन रूरल एरियाज में तब भी हैं। दे मस्ट बी हिडन रिफ्यूजल्स, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि कोई ओपन रिफ्यूजल है हमारे पास, इवन वो क्रॉनिक भी है, तो हमारे पास 5 से 6 दिन होते हैं, और विद इन दीज डेज हर सूरत हम लोगों को एट द एंड ऑफ द डे हमें उनको जीरो करना होता है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नादिया फॉर कवर। हम पोलियो बार बार बात भी कर रहे हैं और आपका भी बहुत शुक्रिया, एंड आप इसी तरह से आगे बढ़ें, और पोलियो फ्री पाकिस्तान के हवाले से जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें अल्लाह करे हमें कामयाबी हासिल होगी। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। आपको मालूम है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को बहुत इंकरेज करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के फ़रोग के लिए भी एक्सप्रेसो का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कम वसाइल के अंदर किसी का एक स्टार्टअप लेना, बिजनेस में अपना नाम बनाना, मेहनत करना, ये बड़ा मुस्तकिल मिजाजी का काम है, बड़ी इसके लिए आपको हिम्मत चाहिए। इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स की अगर हम बात करें तो हर साल कामयाब 1000 एंटरप्रेन्योर्स की एक फहरिस्त जारी की जाती है। प्लेपैल के हवाले से आपको बताना है, हमने 1000 एंटरप्रेन्योर्स की इस फहरिस्त में एक और पाकिस्तानी का नाम भी शामिल हो गया है, और वो है ईशा शेख, जिन्होंने एज एन एंटरप्रेन्योर भी अपने आप को मनवाया है। उनकी पर्सनल जो स्ट्रगल है अपनी लाइफ को लेकर वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, और उस पर्सनल स्ट्रगल को उन्होंने एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हुए अब लोगों को उसमें शामिल करने का फैसला किया। सो दिस इज समथिंग रियली इंप्रेसिव अबाउट ईशा, और ईशा आज हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, ईशा हमारे साथ मौजूद है, और ईशा के जो हम ओबेसिटी के जर्नी के हवाले से बात करेंगे, आगाज हम वहाँ से करेंगे, उनकी अचीवमेंट्स को डिस्कस करते चले जाएंगे। ईशा शेख है हमारे साथ। ईशा, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक। अच्छा ईशा, अभी तो हम आपके जो अचीवमेंट्स हैं उनको तो लाएंगे, लेकिन ओबेसिटी को कम करना और खुद को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आना इटसेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपने इस जर्नी के हवाले से थोड़ा बताएं। आई वॉज डायग्नोज विद ओबेसिटी 8 साल की उम्र पे। अच्छा। 8 साल की उम्र पे आई वॉज वेरी ओवरवेट। उस टाइम पे मैं अमेरिका में रहती थी विद माई फैमिली एंड वी हैड गॉन फॉर yearly checkup and the doctor said कि तो बॉर्डर लाइन से क्रॉस हो गई है एंड इट्स अ सीरियस कंसर्न बिकॉज मेरी फैमिली में थायराइड भी है, डायबिटीज़ भी है और कैंसर भी है, तीनों चीज़ें। एंड एज यू नो डायबिटीज़ एंड थायराइड आर बोथ मेटाबॉलिक डिजीजेस। सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे फादर ने मुझे बोला कि आप अगर 30 पाउंड कम करेंगी तो अगर तुम 30 पाउंड कम करोगी तो मैं तुम्हारे फेवरेट टॉयज तुम्हें लेके दूंगी। ओके। और मैंने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली ले लिया एंड मैंने हर किस्म की डाइट, केला और दूध वाली एक डाइट होती है जिससे बहुत वज़न गिरता है, फ्रूट की एक डाइट होती है जिसमें आप 3-4 दिन सिर्फ फ्रूट खाते हो। ये मैंने रिपेटिटिवली पूरा 1-1.5 साल किया एंड आई लॉस्ट 65 पाउंड्स बाय एज 10। वाओ। ओके। But और my कितने अरसे में किया ये? year and a half. I was a kid, but now that I look at it, जब मैं अपने you know past को देखती हूँ तो I felt कि मैंने बहुत unhealthily अपना weight lose किया and I've actually struggled with my weight my entire life. अब जाके I think I'm at a stable point with PlayPal in my life. As I constructed the algorithms with my doctors, जब हमने बैठ के algorithms को in place किया मेरी chemistry की knowledge के साथ और चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया, मैंने बहुत सीखा अपनी बॉडी के बारे में। ये प्लेपैल के बारे में बताइए, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे बिकॉज दिस समथिंग रियली जिसे हम कह सकते हैं कि बड़ी मुख्तलिफ एक चीज़ है जो आपने की अपनी जर्नी को लेकर, कैसे बताइए। सो मैंने मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री में है, मैं एक मेडिसिनल केमिस्ट हूँ। ये जो भी आपने एप्पल वॉच पहनी हुई है अपने हाथ पे, बहुत से ऐसे गैजेट्स आ रहे हैं दुनिया में जो कि आपके ब्रेन वेव्स को मेजर कर रहे हैं, आपके डिफरेंट वाइटल्स को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉरियल का एक यूवी सेंसर आया है जो कि स्किन के ऊपर कैंसर और कैंसरस रेज को डिटेक्ट करता है। अब ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं ये इंडिपेंडेंटली अपने ओन पे ये डिफरेंट चीज़ों को बॉडी में मेजर कर रही हैं। वी बिलीव एट प्लेपैल कि जब तक ये फ्रैगमेंटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं आती और उसका सेंस नहीं इकट्ठा बनाया जाता तो उसकी वैल्यू जो है वो नहीं है जो कि आपकी एक स्टैंडर्ड ऐप आपको दे रही है। अगर हम खाने को, नींद को, यू कुड से एक्सरसाइज को, आपकी जो वाइटल्स हैं उनको, आपके मूड को, इमोशंस को, आपकी इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल लाहौर में बहुत पोल्यूशन हो जाती है, यू नो, इन सारी चीज़ों को जब तक हम इकट्ठा करके उसको एनालाइज नहीं करेंगे जो कि हमारा एआई और हमारा सिस्टम पीछे तो बहुत हैवी किस्म की प्रोग्रामिंग मुझे लगता है ये जो आपने थोड़ा एलेबोरेट किया तो समझ आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ जो आपके मूड को सेंस करी है, एक चीज़ जो आपके वर्कआउट को कैलकुलेट करी है, जो आपकी, ये सारे मुख्तलिफ काम करते हैं, मुख्तलिफ मशीनें मुख्तलिफ काम करती हैं। तो हाउ टू गैदर देम ऑल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर करना, इट्स अ बिग जॉब। It absolutely is a big job and I believe that's why I think for example Forbes, which is why we're here, has recognized that twice. पहली दफ़ा PlayPal आई, इस दफ़ा मैं और PlayPal दोनों आए मैगजीन पे internationally in the US. It is a very big task that we've undertaken. ये एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़ा you could say task at hand है। इसको अचीव करने का एक स्टेप नहीं है, इसको अचीव करने के बहुत से स्टेप्स हैं और अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें एटलीस्ट अगले 5 से 10 साल इस पे दिन रात मेहनत करनी है। कितना टाइम अभी लगा है ईशा इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में, और अभी इस पे मजीद कितनी वर्किंग आप कर रही हैं? ये हमारा 5वां साल है। अच्छा। राइट, ये हमारा 5वां साल है। मजीद वर्किंग डे एंड नाइट चल रही है इस पे। हमारी टीम्स अमेरिका में, पाकिस्तान में इस पे दिन रात लगी हुई है बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन इवॉल्व हो रही होती है, नई चीज़ें आ रही होती हैं और सिस्टम जो हैं वो so are the problems, so are the diseases and pandemics and all. Exactly. वो भी तो दिन ब दिन तब्दील हो रही है। अभी जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं अपने बेटा में वो है डिजीज़ क्राउड सोर्सिंग पे।
ताकि हम जियो लोकेशन को यूज़ करके, जैसे ये पैंडेमिक में इट वुड बी सो हेल्पफुल इफ वी न्यू वेयर द कोरोना पेशेंट्स वर एक्चुअली स्टेशन्ड सो दैट इफेक्टिव लॉकडाउन्स कुड हैपन. सही. So we're looking at how we can put disease crowdsourcing in the platform and how we can execute that in different parts of the world. ईशा, क्विकली हमें अपने ये जो कीको है इसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे देखने वालों को पता हो कि ये भी आपकी अचीवमेंट का एक हिस्सा है. राइट. कीको मेरा ब्रेन चाइल्ड है. वहीं से प्लेपैल का यू कुड से विजन का आगाज हुआ था. इट वाज विद कीको. एंड कीको जो है वो एक गेम है जिसको आप अनलॉक कर सकते हैं बाय टेकिंग स्टेप्स एंड बीइंग हेल्दी. ओके. सो उसके अंदर आपका जो एप्पल फिट या गूगल फिट का पेडोमीटर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है. तो आप जितने स्टेप्स बाहर या अंदर लेने गेम ना खेलते हुए भी, ठीक है, दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू यू गेटिंग मोर पॉइंट्स इन द गेम एंड विनिंग इन द गेम एंड अनलॉकिंग थिंग्स इन द गेम. ओके. कीको की जो ओवरऑल स्टोरी है गेम में वो मेरी जर्नी के साथ इंटरट्वाइंड है. क्योंकि कीको एक लड़की है मेरी तरह जो कि दुनिया को सेव करने आई है फ्रॉम बैड हेल्थ, और जितनी भी जंक फूड्स हैं उससे वो लड़ रही है. वाओ. सो बेसिकली जो टॉयज आपको आपके बाबा लेके देते थे, आप वो कीको की सूरत में लोगों को वर्चुअल दे रही हैं. एक्चुअली जो मुझे बचपन में बुली जब अमेरिका में करते थे तो मेरा निकनेम था ह्यूमन जेली डोनट. तो जो डोनट है ना उसको हमने एक कैरेक्टर में कन्वर्ट किया और वो डोनट है जो कि एनिमी की आर्मी, जंक फूड्स की आर्मी को लीड कर रहा है और कीको उससे लड़ रहा है. एंड एवरीबॉडी आई बिलीव इज फाइटिंग नाउअडेज. सारे ये जंग हम सबकी जारी है. ईशा, यू आर सो इंस्पायरिंग. कीप अप द गुड वर्क और हमें मजीद इसी तरीके से अच्छे सरप्राइजेस देते रहिए. टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे लेके जाते रहिए. आपने ईशा को सुना, कितनी इंस्पायरिंग जर्नी है. खुद मुश्किल तो काटी लेकिन आप उसको दुनिया के लिए इस्तेमाल करें. और आज एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी है. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. अभी हम एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो. बैक टू एक्सप्रेसो. आज सरप्राइजेस में सरप्राइजेस हैं. इतने अच्छे अच्छे मेहमान हमारे साथ मौजूद है. कभी कभी हम खुद मुतासिर हो जाते हैं अपने आप से कि ये तोहफा हमने अपने आप को दिया. खैर, अभी इस वक्त 16 साल उसवा ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कई सालों से शजरकारी मुहिम पर काम कर रही हैं. क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं. ये हमें शायद बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज शी इज़ वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है. माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो नुकसानात हैं और उसके जो असरात हैं उनको ख़त्म करने की कोशिशों का ये बहुत बड़ा हिस्सा है. इस साल 27 सितंबर को इटली के शहर मिलान में एक बैनुल-अक़वामी यूथ फॉर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें ये 360 मुख्तलिफ समाजी कारकुन शरीक होंगे और उस पर ज़ैनब को यह एजाज़ हासिल है कि उनमें सबसे यंग, सबसे कम उम्र ये हैं जो कि इस इवेंट में हिस्सा लेंगी. और ये इवेंट एजेंडा तय करेगा आने वाली दुनिया कैसी होगी और क्लाइमेट को लेकर क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे. एक रोड मैप देने जा रहा है. सो दिस इज समथिंग ग्रेट. किस तरह से, और इस पर यह भी बात होगी हुकूमतें माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए क्या इकदाम करेंगी. आप उसवा ज़ैनब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे. उसवा, बहुत बहुत वेलकम आपको एक्सप्रेसो में. कैसी आप? थैंक वेरी मच फॉर हैविंग मी. आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर. जब मैं आपके साथ होती हूँ इट्स अ ग्रेट ऑनर. गेट टू लर्न अ लॉट. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. अच्छा उसवा, सबसे पहले तो अपने इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से बताएं क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक मसला है और इस पर बार बार बात भी हो रही है स्पेसिफिकली अगर हम इस गवर्नमेंट की. लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इस कॉन्फ्रेंस पर भी शिरकत के लिए जा रही हैं, कि क्या मसाइल हैं स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर? देखिए, क्लाइमेट चेंज दुनिया का इतना बड़ा सुलगता मसला है कि इसके ऊपर हर वक्त बात हो रही है. आप ट्विटर खोल लें, यूरोप में या डेवलप्ड वर्ल्ड में मुसलसल ट्रेंडिंग हैशटैग्स और टैग्स लगे होते हैं COP26 से रिलेटेड, यूथ फॉर क्लाइमेट से रिलेटेड. लेकिन पाकिस्तानी जब इनको देखते हैं तो अक्सर उसको बस इग्नोर करके गुजर जाते हैं. हम और बहुत सारी चीज़ें गूगल कर रहे होते हैं. हमारा रुझान ही नहीं है इस तरफ. मसला तो बहुत बड़ा है लेकिन पाकिस्तान पे भी इसके असरात हैं. लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह इसका मुकाबला किया है वो तो हम सबको पता है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज है. मिस्टर बोरिस जॉनसन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, उन्होंने हमारी इन एफर्ट्स को, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट को एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया और दुनिया को कहा कि उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए. मिडिल ईस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली. और हमारी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. लेकिन जहाँ तक बात है पाकिस्तान को नुकसान कितना हो रहा है, तो कराची के फ्लड्स हम सबको पता है बहुत बड़ा नुकसान है. अर्बन फ्लडिंग पूरी दुनिया का मसला है लेकिन क्योंकि कराची एक साहिली इलाका है वहाँ पे मसला है. इसके अलावा
टिड्डी दल लोकस्ट जो कि सदियों से मौजूद हैं, लेकिन अचानक पाकिस्तान की फसलों पे उसका हमला हो जाता है और करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है, डॉलर्स का नुकसान हो जाता है और उसका मुकाबला करने के लिए हम स्प्रेस कर देते हैं, वक्ती तौर पे उसको संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज जब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत से नए इंसेक्ट्स, बहुत सारी नई मखलूकात जन्म लेती हैं या एक्टिव हो जाती हैं पहले से, और वो हमारे लिए इतने बड़े मसाइल खड़े कर देती हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, पाकिस्तान इन तमाम हकाइक के बावजूद पाकिस्तान बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है टुवर्ड्स वर्ल्ड पोल्यूशन। पाकिस्तान मुतासरीन में से तो है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनसे आप एड्रेस भी करने जा रही हैं, यू गोना गेट अ ग्रेट चांस टू एड्रेस देम, पहले भी आपको मिला, वो ज्यादा पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। इस पे क्या होमवर्क है आपका, कैसे आप उनको ये एहसास दिलाएंगे? राइट, सो इट इज़ वेरी ट्रू कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी जो इमिशंस हैं हमसे बहुत ज़्यादा हैं। डेवलपिंग वर्ल्ड सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ ही वो कंट्रीज़ हैं जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है इससे मुकाबला करने के लिए, इससे रिकवर करने के लिए। तो मैं अपनी जो एडवोकेसी होगी मेरी यूथ फॉर क्लाइमेट के लिए, उसमें मैं एक बड़ा पार्ट मेरी एडवोकेसी का ये भी होगा कि पेरिस एग्रीमेंट और उसके बाद वर्ल्ड लीडर्स ने डिसाइड किया था कि 2020 तक हर साल वो $100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे ताकि वो इन फंड्स से अपनी कैपेसिटी बना सकें कि वो क्लाइमेट चेंज को या तो प्रिकॉशनरी मेजर्स से कंट्रोल कर सकें या उनके इफेक्ट से डील कर सकें। लेकिन इन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया गया। डेवलप्ड वर्ल्ड ने वादा तो कर दिया, लेकिन हमें वो फंड्स मिले नहीं, हमें नहीं, पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड को नहीं मिले। वो नहीं मिले। अच्छा, उस वक्त चूंकि वापस टाइम की किल्लत है, हम चाहेंगे जल्दी से आप हमारे देखने वालों को भी बताओ कि जिस तरह से जिस की पॉइंट्स के साथ आप जाने वाली हो, और एज ए नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली बनती है, लेकिन एज ए नेशन भी हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल, तो मेरा यही मैसेज होगा कि यूथ फॉर क्लाइमेट में मेरी 3-4 पॉलिसी के मेन आइडियाज़ हैं। एक मैंने आपको बता दिया, टू सिक्योर फंडिंग फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। इसके अलावा मेरी थीम जो है वो एजुकेशन की है कि हम अपने करिकुलम्स को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं कि हम अपनी सोसाइटी और स्टूडेंट्स को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इक्विप कर सकें। उसमें मेरी एडवोकेसी इस चीज़ पे होगी कि हमें को-करिकुलर्स जो कि क्लाइमेट सेंटर्ड हों उनको इंस्टीट्यूट करना चाहिए, एक नया सब्जेक्ट बना देना चाहिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपने एग्जाम्स और टेस्ट के साथ, या एग्जिस्टिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्लाइमेट एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाए। इसके अलावा कार्टून्स, ग्राफिक्स, जो डिबेट्स, डेक्लेमेशन स्पीचेस, आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, इन सब चीज़ों को क्लाइमेट के गिर्द सेंटर किया जाए, क्लाइमेट की थीम रखी जाए ताकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जाए जैसे एटमॉस्फेयर, जैसे कोरोना के बारे में हर एक को पता है क्योंकि हर वक्त बात होती है, तो जब ऐसा एक एनवायरनमेंट एजुकेशनल सिस्टम्स में बनाया जाए जहां हर वक्त बात। चलें, टाइम हमारे पास कम है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, यू आर सो इंस्पायरिंग। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आप करेंगी। वी हैव अ स्ट्रांग फेथ इन यू बाय सीइंग यू। हमें लगता है कि बहुत ही जबरदस्त आपकी होगी और उस पर दुनिया अमल भी करेगी। 16 साल की हैं, लेकिन शी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, और क्लाइमेट चेंज दुनिया का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी बिलीव कि हम इस पर कोई ना कोई अपना पॉजिटिव रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी अच्छा कर रहा है इसको लेकर। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, वंस अगेन थैंकिंग उस्वा, हम आगे बढ़ते हैं। और तलत इकबाल साहब हमारे बड़े वेटरन एक्टर हैं, मैं भी यही देख रहा था, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, उनका इंतकाल हो गया, तो हमने ज़रूर कहा कि उनको ट्रिब्यूट, आपको याद होगा कि बहुत मशहूर एक्टर थे। इसी मौके के ऊपर हमने आपसे इजाज़त चाहनी है, इंशाल्लाह से मुलाकात होगी मंडे को।